आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कूलम्ब्स लॉ को देखेंगे। देखिए यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ, इसको हम ऐसे समझाएंगे, ऐसे बताएंगे जो पूरे यूट्यूब पे आप लोग खोजिएगा। जिस ट्रिक से हम बताएंगे कूलम्ब्स लॉ को, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा को आप लोगों को देखना है और कूलम्ब्स लॉ आराम से आप लोग सिद्ध कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, बना दीजिएगा उसको। चलिए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ देखिए, कूलम्ब्स लॉ जिसको हिंदी में बोलते हैं कूलम्ब का नियम। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ जो है, इसको सबसे पहले बात बोले तो दो वैज्ञानिकों ने, जिनका एक का नाम था ट्रोसन के तराजू के आधार पर कैंडेविक्स ने 1875 ईस्वी में कूलम्ब का नियम का प्रतिपादन किया, सिद्धांत दिया। तो उसको हम उतवार्ड्स की बात है, उसको हम नहीं जानेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए कूलम्ब्स लॉ में जो है, इस सिर्फ और सिर्फ परिभाषा को आप लोगों को देखना है और आराम से बन जाएगा। जैसे यहां पे देखिए लिख रहे हैं हम, दो आवेशों के बीच लगने, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पे सबसे पहले ध्यान देने की बात यहां पे ये है कि हम जो लिखे हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब दो आवेश है, यहाँ पे लिख दें तो मतलब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो दो कोई चार्ज है, जैसे यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, इसका नाम भी दे दीजिए A और B। अब देखिए यहाँ पे बल की बात हो रही है। देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हम लोग जानते हैं
बल को जो है F से डिनोटेड करते हैं, तो यहाँ पे एक F लिख देंगे। और एक बात यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा बल, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए दूरी मान लेंगे, दूरी मान लिए r, इनके बीच की दूरी जो है उसको हम लोग क्या मान लिए r। अब एक लाइन और यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए व्याख्या में लिख देंगे, व्याख्या व्याख्या व्याख्या। अब देखिए हम जो माने हैं उसी को व्याख्या में लिखेंगे। क्या माने यहां पे, माना कि ए तथा बी दो बिंदु Q1 Q2 है। देखिए यहां पे माना कि ए तथा बी दो बिंदु Q1 और Q2 है। यहाँ पे ए के पास क्या है Q1 है और बी के पास क्या है Q2 है। तो दो बिंदु है Q1 तथा Q2, तथा उनके बीच की दूरी r है, तथा उनके बीच की दूरी r है। तब यहां पे लिख देंगे तब। अब यहां पे अब डायरेक्ट हम अपने परिभाषा पे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पे मजा की बात यह है कि बोल रहे हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, दोनों आवेश के गुणनफल के जो है सो समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए तो यही ना बोल रहा है, जो बल है वो दोनों आवेश के गुणनफल के क्या हो रहा है, समानुपाती होता है। तो इसी को हम लोग समानुपाती बोलते हैं, इसी को हम लोग समानुपाती बोलते हैं, इस चिन्ह को। और दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। बल जो है दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो Q1 गुना Q2 कर दिए हैं। अब यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर समीकरण 2 में बोल रहा है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सॉरी एक लाइन, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इनका दूरी हम क्या माने, इनके बीच की दूरी का r माने हैं। अब इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यहाँ पे देखिए f समानुपाती 1/r², इसी को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। अब देखिए समानुपाती का मतलब होगा जैसे जैसे f बढ़ेगा, जैसे जैसे f का मान बढ़ेगा समानुपाती में, वैसे ऐसे Q1 Q2 का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे Q1 Q2 का मान बढ़ेगा वैसे वैसे f का मान बढ़ेगा। लेकिन यदि यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती में होता है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, व्युत्क्रमानुपाती में होता है जैसे जैसे f का मान बढ़ेगा, जब f का मान बढ़ेगा तो r का मान घटेगा, r² का मान घटेगा। जब r² का मान बढ़ेगा तो f का मान घटेगा। यही होता है व्युत्क्रमानुपाती में। लेकिन समानुपाती में होता है जब f बढ़ेगा तो Q1 Q2 भी बढ़ेगा, जब फोर्स बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में जब फोर्स बढ़ेगा तो उसका डिस्टेंस जो है घटेगा, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका f जो है, फोर्स जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे इतना हम लोग जान लिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे
देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको हम गुना कर दिए हैं, तो जब गुना करेंगे तो मान लीजिए Q1 Q2 गुने 1 बाई आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, वही डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इतना जब लिख दिए तो आगे चलिए, अब जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट जरूर आएगा। तो वो कांस्टेंट होता क्या है, जैसे मान लीजिए इस समानुपाती के चिन्ह को हम हटा दिए, बराबर में लाएं तो आ गया k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, k जो है ये कांस्टेंट है। तो देखिए कांस्टेंट यहाँ पे आइए, f इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए जहां k इक्वल टू कॉन्स्टेंट, k कॉन्स्टेंट है, उसी का मान होता है f इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ही हो गया। अब यही होता है कूलम लॉ, इतना ही हमको एग्जाम में सिद्ध करना होता है। अगर इतना हम सिद्ध कर देंगे तो 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, यदि 5 नंबर में आता है तो 5 नंबर में मिल जाएगा। बस इसमें है कुछ नहीं, लेकिन एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा दीजिए। एक लाइन बढ़ाना क्या है, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ाना है। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, एक बार समझा देते हैं तब तो बताते हैं बढ़ाना क्या है। चाहे यहाँ पे देख लीजिए, इन टर्म ऑफ वेक्टर, इन टर्म ऑफ वेक्टर। यदि इसको हमको वेक्टर के रूप में लिखना हो तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट एक एरो का चिन्ह दे देंगे तीर का, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कैप दे देंगे। जो आर कैप है वो डायरेक्शन को बताता है, जो आर कैप है वह डायरेक्शन को बताता है। और एक बात जान लीजिए, 1 बाई 4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का कुछ ना कुछ तो मान होता होगा, तो उसको हम बताते हैं। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव भी आता है उसको भी बता देते हैं। और यह टॉपिक यहाँ तक समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ इस परिभाषा को याद रखना है। यदि आप लोग परिभाषा को याद रखिएगा, कितना है भाई 2 लाइन है, इसको याद रखिएगा तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 2 आवेशों के बीच, कूलम्ब्स लॉ एक बार और समझिए, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। देखिए 2 जो आवेश है उनके बीच कोई बल लग रहा है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का। देखिए उनके आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, ये बल है। Q1 Q2 जो है बल है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। इनके बीच लगने वाला बल के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे तो हम क्या लिख दिए है, बल के समानुपाती होता है। देखिए बल समानुपाती के बीच में चिन्ह है, फिर Q1 Q2 है, बोल रहा है ना गुणनफल के समानुपाती होता है, तो गुणनफल के समानुपाती दे दिए हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम बताएं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में डिफरेंस है। डिफरेंस तो क्या होता है, जब यहाँ पे समानुपाती में f बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती सीधा उसका उल्टा होता है। जब f बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। अब इतना हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए a समीकरण 1 और समीकरण 2 से चले, इसको हम लोग गुना किए तो f समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जब समानुपाती को हटाएंगे उस चिन्ह को, तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा। तो कांस्टेंट आया k के रूप में, जिसका मान होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां k इक्वल टू कांस्टेंट है। इसको हमको वेक्टर के रूप में लिखना हो तो लिख देंगे f इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप। जो आर कैप है वो डायरेक्शन को बताता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम एग्जाम में इतना ही तक लिखेंगे। यदि हम एग्जाम में इतना तक भी लिखते हैं, इतना तक, तो मेरा नंबर फुल में फुल मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वेक्टर में लिखिएगा तभी, नहीं लिखिएगा तभी, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना आप लोग लिख लीजिए। जो
1/4πε0 है, कांस्टेंट होता है, इसका कुछ मान होता है, उसको बता दे रहे हैं, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहां पे देखिए, हम बताए थे जो 1/4πε0 का मान होता है, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। इसको याद रखिएगा, बहुत ही वीपीआई टॉपिक है, पॉइंट है, एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। और देखिए यहां पे और एक बात जान लीजिए, इसका तो मान इतना होता है, लेकिन अगर केवल ε0 का मान दे दे तो उसका मान कुछ और होता है। ε0 का मान होता है 8.854 गुने 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, घुमा कर भी देता है, लेकिन हबड़ाना थोड़ा भी नहीं है। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, और यदि केवल ε0 का मान पूछते तो उसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए आज का इतना ही, और हम लोग कल गॉस थ्योरम देखेंगे अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।